नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। अब तक हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, ग्लैंड्स पढ़ ली, है ना, स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात करें तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। भाई, मनुष्य श्वास लेता है तो कहां से लेता है? नाक से। तो सबसे पहला पार्ट तो आ जाएगा नाक। नाक के बाद में श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का एक कॉमन पार्ट होता है जिसे अपने फेरिंक्स कहते हैं, जिसे अपने ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद में एक पार्ट आता है एपिग्लोटिस, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली के ऊपर एक पार्ट होता है एपिग्लोटिस। ऐसे मान लो एक ढक्कन होता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये ढक्कन श्वास नली पे लग जाता है, जिसके कारण भोजन श्वास नली में न जाके भोजन नलिका में जाता है। उसके बाद में आती है ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया है गले में, इसी को हम श्वास नली बोलते हैं। और यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे अपने कहते हैं लैरिंक्स, जिसे अपने वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र बोलते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, आवाज निकलती है, अपने शब्द निकलते हैं। उसके बाद में ये जो श्वास नली है, ये फेफड़ों में आगे जाके बढ़ जाती है। तो ये जो श्वास नली है, ये जो विंड पाइप है जिसे अपने ने ट्रेकिया बोला, इसका जो प्रथम विभाजन होता है उसे अपने कहते हैं ब्रोंकाई, श्वसनिका। ये जो श्वसनिका होती है, ब्रोंकाई होती है, ये आगे जाकर फिर बढ़ जाती है, उसे अपने बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, श्वसनिकाएं। ये श्वसनिकाएं आगे जाकर फिर बढ़ जाती है और इनका जो अंतिम सिरा होता है वो एक थैली के समान फूला हुआ होता है, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई वायुकुपिकाएं। और उन वायुकुपिकाओं के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। और गैसों का आदान प्रदान जिस विधि के द्वारा होता है उसे अपने बोलते हैं डिफ्यूजन। उसे अपने क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, विसरण कहते हैं। तो कुछ कुछ आपको समझ में आई होगी बातें, बाकी हम लिखेंगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा मैं समझाता हूं। श्वसन तंत्र में सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये आपकी नासिका गुहा होगी, जिसे आपने नेजल कैविटी कहते हैं, जिसे आपने क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। ठीक है, एक पार्ट हो गया ये आपका माउथ, जिसे अपने ने मुंह का, ये माउथ हो गया, आपका मुंह हो गया, ये हो गई नेजल कैविटी। ठीक है, अब देखो ये एक होती है भोजन नलिका और ये इधर है श्वास नलिका। ठीक है, भोजन नलिका और श्वास नलिका का ये जो कॉमन पार्ट है, इसे अपने बोल देते हैं फेरिंक्स, जिसे अपने ग्रसनी बोल देते हैं। और ये क्या हो गई? नेजल कैविटी हो गई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ये जो विंड पाइप है ना, अब देखो भोजन जब हम करेंगे तो भोजन यहां आएगा। अब भोजन कहेगा मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, यानी भोजन नलिका में जाऊं या श्वास नलिका में जाऊं। तो यहां पर एक ढक्कन होता है जिसे अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस। भोजन निगलते समय ये ढक्कन होता है, वो इस श्वास नली को क्या कर देता है? बंद कर देता है, इस विंड पाइप को बंद कर देता है, जिसके कारण भोजन इस श्वास नली में न जा पाता है और भोजन नलिका के माध्यम से आपके आमाशय पेट में चला जाता है। राइट, ठीक है। फिर एक बात करते हैं, इधर एक पार्ट होता है जिसे अपने बोलते हैं लैरिंक्स, जिसे अपने क्या बोलते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, इसी को हम स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस लैरिंक्स पर एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे हम एडम्स एप्पल्स के नाम से जानते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं।
ये जो होती है वो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में नहीं होती है। इसी के कारण पुरुषों की आवाज कैसी होती है, भारी होती है। आप गले में देखोगे तो आपके गलों में एक उभरी हुई तीखी सी संरचना है, देखो, है ना, पुरुषों में देखेंगे तो। महिलाओं में ये नहीं है, इसे ही एडम्स एप्पल बोलते हैं। और इसी के कारण जो आवाज होती है वो क्या होती है, भारी होती है। और ये जो आपका विंड पाइप है जिसे आपने ट्रेकिया कहा, ये एक सी आकार की वल्लियों से क्या होती है, घिरी रहती है। सी आकार की वल्लियों से घिरी रहती है, जिसे आपने कार्टिलेज कहते हैं। जिसे हम उपास्थि कहते हैं। 16 से 20 ये वल्य होती है जो अपने विंड पाइप को, श्वास नली को सिकुड़ने से क्या करती है, बचाती है। बाद में ये ट्रेकिया आपके लंग्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। इनका डिवीजन हो जाता है आपके लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में इनका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, जिसे आपने बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे जाकर फिर डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंक्यूल कहते हैं। वो ब्रोंक्यूल आगे जाके फिर डिवाइड हो जाती है, जिसे अपने एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है आपके सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का। ठीक है, अब देखो इसको अपने नोट करते हैं, है ना। ये उतारना चाहो तो उतार लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपने नोट करते हैं। आप देखो, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, श्वसन, एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ना, पाचन तंत्र का क्रम क्या है। वैसे ही क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का क्रम क्या है। तो आप हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालोगे, ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, श्वसन तंत्र का क्रम, ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का क्रम। देखो सबसे पहले आता है आपका नाक, नोज। नाक, नाक में क्या आती है, नेजल केविटी आती है, जिसे हम नासिका गुहा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है नाक, नेजल केविटी, जिसे हम नासिका गुहा कहते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर जो सेकंड नंबर पर आएगा, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, ये हो गया सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पर आता है फेरिंग्स, जिसे हम ग्रशनी कहते हैं, ग्रशनी, ग्रशनी। ठीक है, नासिका गुहा, इनके बारे में, सबके बारे में कुछ पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा मैं, है ना। फिर आता है फेरिंग्स, ग्रशनी। फिर जो ऑर्डर में आएगा वो आएगा एपिग्लोटिस। फिर आएगा क्या, तीसरे नंबर पर अपने एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है। उसके बाद में और आगे चलते हैं, तो चौथे नंबर पर आता है नोज, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स, है ना। इसी को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं, लैरिंग्स को। फिर फिफ्थ नंबर पे जो कहानी आती है वो आती है आपके ट्रेकिया। ठीक है, इसी ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, वायु नलिका भी कहते हैं। ठीक है,
यही ट्रेकिया आगे जाके किस में बन जाती है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, यही श्वसनिका आगे जाके बन जाती है ब्रोंक्यूल में। यहां पर इसको बोलेंगे श्वसनी, श्वसनी ब्रोंक्यूल, जिसे अपने श्वसनिका कहते हैं। और यही श्वसनिकाएं आगे जाके किस में बन जाती है, एल्वियोलाई में। किस में बन जाती है, एल्वियोलाई, जिसे हम वायु कुपिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेकिया है, ये ब्रोंका, ये ब्रोंक्यूल, श्वसनिकाएं, इनमें ये बंटती है। ये सारी कहानी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये जो सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी लंग्स में। कहाँ देखने को मिलती है, लंग्स में, फेफड़ों में। तो अब देखो, अपने सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। नाक से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, फेरिंग से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एपिग्लोटिस से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेरिंग से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रेकिया से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, विंड पाइप से, विंड पाइप को ही ट्रेकिया कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, लंग्स से कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लंग्स अपने अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। लिया स्क्रीनशॉट अच्छे से, चले आगे। चलो, अब देखो, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है नेजल केविटी, जिसे हम नासिका गुहा कहते हैं। टॉपिक क्या है, नेजल केविटी, नासिका गुहा। ठीक है, देखो, अपने नाक होते हैं, नाक में क्या होता है, बाल होते हैं। बाल, नाक में स्थित जो बाल होते हैं उनका एक स्पेशल नेम भी है, उनको सीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीलिया के नाम से। ये जो होते हैं वो बाहर धूल, मिट्टी या अन्य पदार्थ के कणों को वायु के साथ में शरीर के अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। अपने नाक में म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्म ग्रंथियां भी होती है, जिससे श्लेष्म नाम का चिकना पदार्थ निकलता है। हेयर्स होते हैं जो धूल, मिट्टी, अन्य पदार्थ के कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। और ये जो नासिका गुहा है, ये आगे जाके कहां खुलती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स, जिसे अपने ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी आपके भोजन नली और वायु नलिका का एक कॉमन पार्ट है, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का चौराया है, एक प्रकार का इंटरसेक्शन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, है ना। भोजन यहां आने के बाद में सोचता है मैं कहां जाऊं, भोजन नली में जाऊं या श्वास नली में जाऊं, लेकिन एपिग्लोटिस है वो श्वास नली को बंद कर देता है, जिसके कारण भोजन नलिका में चला जाता है। ठीक है, तो देखो, नासिका गुहा की बात करें तो इसके कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें हेयर्स यानी बाल उपस्थित होते हैं। इसमें हेयर्स, बाल उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिनको सीलिया कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं,
सीलिया कहते हैं, सीलिया। ठीक है, वह इसमें श्लेष्म म्यूकस नाम का चिकना पदार्थ, वह इसमें श्लेष्म म्यूकस नाम का चिकना पदार्थ उपस्थित होता है। अच्छा, ये दोनों क्या करते हैं, ये धूल मिट्टी व अन्य पदार्थ के कणों को वायु के माध्यम से शरीर में जाने से रोकते हैं। ठीक है, इसमें बाल उपस्थित होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, इसमें श्लेष्म नाम का चिकना पदार्थ उपस्थित होता है, ये धूल मिट्टी व अन्य पदार्थ के कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। समझ में आई बात? ये कहानी किसकी थी? नेजल कैविटी की। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट और लिख लेते हैं साथ में, फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लेना इसके। फेरिंक्स, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी। ये क्या है देखा जाए तो, ये भोजन नली, जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप, वह श्वास नली, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप। यह भोजन नली व श्वास नली का क्या है? कॉमन पार्ट है ना। ये भोजन नली व श्वास नली का कॉमन पार्ट उभयनिष्ठ भाग है। ये भोजन नली व श्वास नली का क्या है? कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट उभयनिष्ठ भाग है ना। या ऐसे समझ लो, ये पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का क्या है? चौराया है, एक प्रकार का इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? चलो, नेजल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, फिर क्या आता है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस देखो दोस्तों, श्वास नली विंड पाइप जो है, उसका जो द्वार होता है, उसका जो गेट होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और इस पर ढक्कन के रूप में एक पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसे हम कहते हैं इपिग्लोटिस। इसके ऊपर होती है, इसलिए इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है, यह भोजन को निगलते समय श्वास नली को ढक देता है।
जिसके कारण भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, वो भोजन नलिका के माध्यम से आपके आमाशय स्टोमक में चला जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते थे? या कुछ समझदार लोग भी कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। वो क्यों कहते हैं ऐसा? वो इसलिए कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो ये एपिग्लोटिस खुल जाता है और खाना कुछ मात्रा में इस श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण आपको हिचकियां या खांसी आने लग जाती है ना। अगर अधिक मात्रा में कुछ चीजें श्वास नली में चली गई तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ताकि ये एपिग्लोटिस उस श्वास नली को बंद रखे और खाना सीधा किस में चला जाए? आपके आमाशय में चला जाए। ठीक है, ये फालतू की भ्रांतियां होती है कि खाना खाते समय हम बोलते हैं और खांसी आ जाती है, तब अपने कहते हैं कि यार हमें कोई याद कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ना। एपिग्लोटिस का द्वार खुला रह जाता है, जिसके कारण भोजन है वो श्वास नली में चला जाता है। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको क्या बात बताई वो अपने लिखते हैं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी काफी बार आए हुए हैं। क्या बात बताई मैंने? श्वास नली जो होती है, श्वास नली है ना, विंड पाइप, श्वास नली का जो द्वार है, द्वार को यानी द्वार मतलब गेट, श्वास नली का जो द्वार है, गेट है, उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। श्वास नली का जो द्वार है उसको ग्लोटिस कहते हैं। इस पर ढक्कन के रूप में, इस पर ढक्कन के रूप में पाई जाने वाली संरचना को श्वास नली, विंड पाइप का जो द्वार होता है उसको ग्लोटिस कहते हैं, और इस पर ढक्कन के रूप में पाई जाने वाली संरचना को एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, यह जो होता है, यह भोजन को श्वास नली में जाने से क्या होता है? रोकता है। श्वास नली का जो द्वार होता है, गेट होता है, उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और इस पर ढक्कन के रूप में पाए जाने वाली जो संरचना है उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपने आगे चलते हैं। ले लिया होगा अच्छे से स्क्रीनशॉट। चलो फिर आता है, देखो फिर अपने ने क्या किया था? लेरिंग्स आया था, ये था अपना नोज। नोज में अपने ने नेजल कैविटी पढ़ लिया, फेरिंग्स पढ़ लिया, एपिग्लोटिस पढ़ लिया, फिर लेरिंग्स आया था, जिसे अपने वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। तो देखो अब, है ना, अब अपने लेरिंग्स पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए आप, लेरिंग्स। इसे हम वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्वनि का जो उत्पादन होता है, साउंड का जो प्रोडक्शन है, वो इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, ये जो लेरिंग्स है, ध्वनि का उत्पादन
उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो इसी के माध्यम से होता है। ध्वनि का उत्पादन इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। इस पर उभरी हुई एक संरचना होती है, इस पर उभरी हुई एक संरचना, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। यह जो होती है वो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। ये सिर्फ किस में पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज, जिसके कारण पुरुषों की आवाज जो है वो क्या होती है? भारी होती है। ये बात समझ में आई आपको? ध्वनि का उत्पादन प्रोडक्शन इसी के माध्यम से होता है। इस पर उभरी हुई एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, इसी के कारण पुरुषों की आवाज कैसी होती है? भारी होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें आगे, चलो। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को ही हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं, जिसे हम वायु नलिका कहते हैं, विंड पाइप। ठीक है, इस पर क्या होते हैं? सी आकार के क्या होते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, जो इसे सिकुड़ने से क्या होते हैं? सिकुड़ने से बचाते हैं। ठीक है, ये जो छल्ले होते हैं, ये जो छल्ले हैं जिन्हें हम रिंग्स भी कह देते हैं, ये छल्ले उपास्थि कार्टिलेज के क्या होते हैं? बने होते हैं। इस पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो इसे सिकुड़ने से बचाते हैं। ये छल्ले उपास्थि कार्टिलेज के बने होते हैं। अब ट्रेकिया आगे लंग्स में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है और ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वियोलाइज में बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे समझो कि ट्रेकिया जो श्वास नली है वो एक पेड़ है। पेड़ से शाखाएं निकल रही हैं, शाखाओं में फिर शाखाएं निकल रही है,
और उन शाखाओं में फिर पत्ते निकल जाते हैं, है ना। तो पेड़ तो क्या हो गया, आपके ट्रेकिया हो गई, उससे एक शाखा निकली, उसको अपने ने ब्रोंकाई कह दिया, श्वसनी बोल दिया। उस एक शाखा में फिर शाखाएं निकल गई, उनको हमने ब्रोंक्यूल बोल दिया, श्वसनिकाएं बोल दी, और उन शाखाओं में पेड़ पत्ते लग गए, ठीक है, जिन्हें हमने एल्वियोलाई बोल दिया। और उसी एल्वियोलाई की मदद से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है ना। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो उस समय आंसर देना होता है एल्वियोलाई, जिसे आपने कहते हैं वायु कूपिका। ठीक है, आज के लेक्चर में एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपके दिमाग में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, टिपिकल तो नहीं कह सकते, थोड़ा लिखने वाला काम इसमें ज्यादा है। आप इसको लिखिए, याद कीजिए, समझिए। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो बहुत मजेदार होगा दोस्तों। उसमें अपने लंग्स पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, श्वसन के चरण देखेंगे, विभिन्न जीव होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है। जैसे अपने को कह दे कि मनुष्य में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो अपने कह देते हैं लंग्स। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें ट्रेकिया होती है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। किसी में मुख लंग होता है, कोई त्वचा से सांस लेते हैं। तो काफी बातें इस चैप्टर में सीखने को अपने को मिलेगी। इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, देखिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। ये आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई में बढ़ती है। तो ट्रेकिया आगे जाके बढ़ती किस में है, लंग्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होगा वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होगा, फेफड़े। अच्छा सा पढ़ेंगे, फिर श्वसन के चरण देखेंगे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। आपने ऐसे भी सुन रखा होगा कि श्वसन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में भी हो सकता है और वायु की अनुपस्थिति में भी होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानियां देखेंगे। जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो इस चैप्टर में मैं पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,